हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक समझा था कि एचसीएफ एलसीएम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारा पार्ट 3 है, यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं। इस टॉपिक को आपने बड़े अच्छे से समझना है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको 86,400 रुपीज़ डेली के मिलते हैं। वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर में, वो वीडियो के बीच में डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने, मुझे उम्मीद है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे वो सभी आपने सॉल्व किए होंगे। आज भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपने उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है, उनकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। और इसके बाद एक पार्ट और बनेगा एचसीएफ एलसीएम का, जहाँ पर हम एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद एक पार्ट और बनेगा एचसीएफ एलसीएम का, जिसमें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सभी को मैं सॉल्व करवा के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल 5 वीडियोस बनेंगे सिर्फ एचसीएफ एलसीएम पर। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम तेज़ी से नहीं जाएंगे, आराम से करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। आज की जो टाइप है उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 2 से 3 मिनट का टाइम आपका मैं लेना चाहूँगा। यहाँ पर एक आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है इसके बारे में आपको पता भी हो। एक प्रोफेसर होते हैं साइकोलॉजी के, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं। अपने रूम में, जो क्लास रूम में रहता है, वहाँ पे एंटर करते हैं, एक पानी का ग्लास लेकर एंटर करते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्लास रहता है। वो जो स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि सर पानी का ग्लास लेकर आए हैं, वो ज़रूर हमसे यही पूछेंगे कि बताओ ये ग्लास कैसा है, इसमें पानी कैसा भरा हुआ है। तो अगर हम बोलेंगे ये जो ग्लास है, यहाँ पे जो वाटर है वो मतलब आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड वाटर है, हाफ फिल्ड ग्लास है ये वाला, तो सर बोलेंगे आप इतना नेगेटिव क्यों हो, आपको हाफ फिल्ड क्यों दिख रहा है यहाँ पे? आप ऐसे भी तो बोल सकते थे ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है, आधा हाफ फिल्ड ग्लास है, ऐसे भी तो बोल सकते थे। बट वो शौक हो जाते हैं जब जो उनका साइकोलॉजी का प्रोफेसर होते हैं, वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि ये ग्लास हाफ फिल्ड है या हाफ वो वगैरह, वो कुछ नहीं पूछते। वो पूछते हैं कि बताओ इस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसका वेट कितना है, वो कितना भारी है, ये बताओ। तो स्टूडेंट्स के रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसका जो वेट रहेगा वो 200 ग्राम रहेगा, कुछ बोलते हैं 250 ग्राम है, कुछ बोलते हैं 500 ग्राम। इस तरह से अलग अलग आंसर सबके आ रहे होते हैं। तब वो जो प्रोफेसर होते हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने कुछ तो सोच के आए होंगे, तो वो बोलते हैं कि ये ग्लास का जो वेट, हम पानी की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर तक होल्ड कर रहे हो। अगर आप इसको 1 मिनट तक होल्ड कर रहे हो तो इसका वेट आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप इसी ग्लास को, जो वाटर का ग्लास जो मैं लाया हूँ यहाँ पर, अगर इसी ग्लास को आप आधे घंटे या 1 घंटे तक होल्ड करोगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है पेन वगैरह हो, थोड़ा सा टायर्ड हो जाओगे। अगर इसी पानी के जो ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इसको पूरे दिन तक अगर पकड़ के रखोगे, इसी तरह से होल्ड करके रखोगे, तो आपको पेन होगा, आप हो सकता है शिवरिंग भी करना स्टार्ट हो जाओगे। इन तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होंगी। सेम होता है आपकी लाइफ में। अगर आप में किसी भी तरह का स्ट्रेस वगैरह आता है, अगर आप उसको शॉर्ट टाइम में, अगर आप उसको भूल जाओगे, उसको छोड़कर अपने काम की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो स्ट्रेस की जो वैल्यू वगैरह वो खत्म हो जाएगी। बट अगर उस स्ट्रेस को आप पूरे दिनों तक या घंटों तक अपने दिमाग में बिठा के रखोगे ना, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको मॉरल समझ आ रहा होगा वो कैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स से रिलेट करूँ अगर मैं आपको, तो बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए डिफ़िकल्ट वगैरह है, तो आपके लिए वो डिफ़िकल्टी बन जाएगा। ये स्ट्रेस अगर आप 1 मिनट तक लेकर छोड़ दोगे, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो कोई इशू नहीं। अगर आप पूरे मतलब घंटों तक या पूरे दिनों तक या महीनों तक आप ये सोचते रहोगे कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेस बनाते जाओगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी और आप मैथमेटिक्स कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम यही है कि जो आपके दिमाग में घूमता है कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट वगैरह है, उन चीज़ों को भगाओ, फिर मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा, वरना कुछ आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो ना वैसे आप काम करते हो। अगर आप सोचोगे मैथमेटिक्स ईजी है, मैं कर सकता हूँ, तो आपके लिए वो ईजी बन जाएगा। अगर आप सोचोगे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मैं कितनी भी कोशिश करूँगा आपको नहीं समझा पाऊंगा। अपनी सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर टाइम वेस्ट किया है तो सॉरी। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये रहे रेशो वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। यहाँ पर कहा गया 3 नंबर हैं, वो किस रेशो में 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर 3 नंबर गिवन है। कहा गया तीनों नंबर किस रेशो में, वो जो नंबर है वो 3:5, 4:5, इस रेशो में 3 नंबर आपको गिवन है। उसके बाद कहा गया उनका एलसीएम भी आपको गिवन है। एलसीएम कितना गिवन है? एलसीएम आपको गिवन है 2400, एलसीएम आपको गिवन है 2400। 3 नंबर हैं, उनकी रेशो गिवन है कि इस रेशो में वो है, और उनका एलसीएम भी आपको गिवन है। फिर कहा गया बताओ उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। हमने एलसीएम एचसीएफ करने के अभी तक कई सारे तरीके डिस्कस कर लिए हैं, ये एक अलग कैटेगरी आ गई, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपके पास रेशो वाला कंसेप्ट होगा, एलसीएम गिवन होगा, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपको क्या याद रखना है?
देखो जब भी हम HCF की बात करते हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भी HCF होगा, वो जो भी नंबर आपके पास गिवन होंगे, मान के चलो 2 है और 4 है, ठीक है, इसका HCF हमारे पास 2 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास HCF होगा ना, वो गिवन नंबर के तो इक्वल होगा या तो उनसे छोटा होगा, इनसे कभी भी बड़ा नहीं होने वाला है। मतलब 2 है ना, ये हमेशा जो भी यहाँ पे आपके पास नंबर होंगे ना, इनसे तो छोटा होगा या तो इनके बराबर होगा। बराबर में भी कौन सा, सबसे छोटे वाले के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि इनसे बड़ा नहीं होने वाला कभी भी HCF, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर छोटा है तो हम कैसे बना सकते हैं किसी नंबर को छोटा, डिवाइड करके। मान के चलो 8 है ना, 8 को आप छोटा बनाना चाहते हो, कैसे छोटा बनाओगे, किसी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी नंबर से डिवाइड कर दो, 8 जो है छोटा बन जाएगा। इसी नंबर को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो, को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर बड़ा होता जाएगा। आपको मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ कि आपको किसी भी नंबर को अगर छोटा बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर आपको HCF चाहिए, मतलब आपने नंबर को छोटा करना है तो आपको डिवाइड करना होगा। क्या करना होता है आपको, एलसीएम आपके पास गिवन है 2400। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम गिवन होगा और रेशो गिवन होगी। एलसीएम आपको गिवन है 2400, आपने लिख दिया ऊपर की तरफ 2400। क्लियर हो गया। अब जो आपको रेशो गिवन है ना 3:4:5, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई आगे 60 है हमारे पास। जो भी नंबर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, जो भी प्रोडक्ट होगा उसे आप नीचे की तरफ लिख दो और उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। तो 40 आपको कहाँ पे देख रहा है, ए ऑप्शन में देख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह का, ठीक है। जब भी आपको रेशियो वगैरह गिवन होगी और एलसीएम आपको गिवन है, आपको HCF फाइंड करना। आप क्या करोगे, जो भी आपको एलसीएम गिवन था उसे ऊपर लिख लो, न्यूमरेटर में लिख दो, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, डिवाइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो भी आपको रेशियो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ पर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है, ऐसे याद रखना आपको HCF चाहिए और HCF के लिए हमें नंबर छोटा चाहिए होता है और छोटा बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। इसीलिए जब भी आपको HCF फाइंड करना होगा इस तरह के क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है। एक चीज़ और यहाँ पर, ये तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपको कहा था कि बताओ कि वो उनका HCF क्या हो जाएगा। हमने HCF यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अगर मान के चलो क्वेश्चन को वो बढ़ा देता और अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता जो 3 नंबर थे वो कौन से थे, यहाँ पे आपको सिर्फ रेशो गिवन ना 3 नंबर की, वो पूछते कि मुझे बताओ तीनों नंबर कौन से आप कैसे निकालते। जो भी आपके पास एलसीएम है 2400 आपके पास एलसीएम है, पहले आप डिवाइड कर लो पहले नंबर को, इसको डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 800। तो 800 आपके पास पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, जो आपके पास एलसीएम है उसे डिवाइड कर दो दूसरा वाला नंबर, ये डिवाइड कर दो 600 आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। वैसे तीसरे नंबर के लिए 2400 डिवाइड बाय 5 करो, जो भी आंसर आएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। HCF कैलकुलेट करना है तब भी डिवाइड, अगर आपको तीनों नंबर कैलकुलेट करने हैं तब भी आपको डिवाइड करना है। तो फंडा आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस मिलेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चन को भी दोबारा से समझना अगर नहीं समझ आया तो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया रेशियो है 2 नंबर्स की 3:4। फिर से 2 नंबर हो 3 नंबर हो कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कंसेप्ट सेम रहेगा। 2 नंबर्स की रेशियो गिवन है 3:4, ठीक है, और उनका HCF यहाँ पर गिवन है। रेशियो आपको क्या गिवन है 3:4 की रेशियो गिवन है और HCF आपको कितना गिवन है, HCF आपको गिवन है यहाँ पे 4 है। क्लियर हो गया। कहा गया बताओ उनका एलसीएम क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एलसीएम के लिए आपको बड़ा नंबर चाहिए होता है। जैसे 2 और 4 की बात करें, इनका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 इसका मतलब क्या है, ये तो उसके बराबर है, ये तो उससे बड़ा एलसीएम आएगा। कभी भी छोटा एलसीएम नहीं आने वाला आपका, जो भी नंबर्स गिवन होंगे कभी भी उनसे छोटी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 4। अगर हमें बड़ी वैल्यूज चाहिए होती तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना। जैसे 4 की बड़ी वैल्यू चाहिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना था, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सा फंडा वैसे ही है। जो आपको गिवन है HCF वो 4 वहाँ पे लिख दो। किसे मल्टीप्लाई करोगे, जो को रेशो गिवन है ना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके एक जगह आंसर लिख लो। 12 आता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 48 आंसर आ जाएगा। जब हमारे पास एलसीएम गिवन था, हमें HCF कैलकुलेट करना था। HCF कैलकुलेट करना था, हम यहाँ पर डिवाइड करते थे। हमें यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है, मतलब हमें बड़ा नंबर चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF आपको गिवन था, मल्टीप्लाई कैसे करना है, रेशियो के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया, एलसीएम सिंबल्स आ गया। देखा, तो मतलब बड़ी जल्दी आसानी से काम कर सकते हो। हमें 48D ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगर इसी केस में आपको कहा होता कि बताओ वो नंबर कौन से थे, तो आप यहाँ पर क्या करते, एलसीएम है ना, फिर से मल्टीप्लाई ही करेंगे। जो आपको ये नंबर गिवन है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर आपके पास 12 आ गया। दूसरे नंबर के लिए इसको आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 नंबर भी आ गए।
क्लियर हो गया। तो जब आपके पास यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, अगर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, वहां पर आपको एलसीएम गिवन था, एचसीएफ कैलकुलेट करना था, तो वहां पर आप क्या कर रहे थे, वहां पे डिवाइड कर रहे थे, इस नंबर को से डिवाइड कर रहे थे, इसको से डिवाइड कर रहे थे, 2 नंबर मिल रहे थे। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एक बार कहीं पर लिख दो, जब भी हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा तो हम डिवाइड क्या करेंगे, जब भी हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होगा तब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे। और ब्रैकेट में लिख देना रेशो वाले केस में, अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिख सकते हो जरूर लिखना। ये बाद में जब एग्जाम आएगा ना, वहां पर अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जब नोट्स बना रहे हो वहां पर अपने इन चीजों को देखना है और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। बाद में डाउट रहेंगे आपको, तभी बता रहा हूँ कि सभी चीज़ों को लिख दिया करो। ये थे एक कैटेगरी के क्वेश्चन, इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वहाँ पर जाके आपने प्रैक्टिस करना है। अब हम चलते हैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पे, कुछ यहाँ पर आते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब आज वो स्टार्ट करते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझो से पहले एक छोटी सी चीज़ आप समझ लो यहाँ पर। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लेके चलें, आपको मान के तो डिवाइड करना है, 8 को अपने 4 से डिवाइड करना है। इसी तरह से लिखते ना, तो अब यहाँ पे 2 लिख दोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, रिमाइंडर बच गया 0। अब यहाँ पर आपने इसके बारे में पता भी होगा, बट फिर भी बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्वोशंट, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। क्लियर हो गया। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। ये आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, कॉमन वो चीज़, आपको कॉमन सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है, जो हमारे पास डिविडेंड होता है ना, जो हमारे पास डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे पास डिवाइजर है इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्रूफ करके देख लेते हैं। डिविडेंड हमारे पास 8 था, इक्वल्स टू डिवाइजर हमारे पास 4 है, इनटू क्वोशंट हमारे पास 2 है, प्लस रिमाइंडर 0 हमारे पास। ये 8 हमारे पास 8 के बराबर आ गया, तो प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया। तो जब भी डिविडेंड की बात करते हैं, वो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है। ये चीज़ याद रखना। ये क्यों बता रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन है वहाँ पर यूज होगा, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 148, 256 and 623, leaving remainders 4, 6 and 11 respectively। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर की टर्न आएगी, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे, वहाँ पर आपको सिंपली HCF कैलकुलेट करना है। जब भी आपको लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वहाँ पे अपने LCM कैलकुलेट करना है। बट अगर आप बैंकिंग PO की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपने ग्रेटेस्ट वगैरह पे तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने कुछ और देखना है। वो क्या चीज़ देखनी है वो समझो। जैसे यहाँ पर मान के चलो कहा गया है कि देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो जब डिवाइड, दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करे 148, 246, 623, मतलब जो डिवाइड करे एक बार 148 को, और वही नंबर एक बार डिवाइड करे 246 को, और वही नंबर एक बार डिवाइड करे 623 को। और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, पहले केस में 4 बचना चाहिए, दूसरे केस में 6, तीसरे केस में 11 बचना चाहिए। फिर से समझो, आपको कैसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 148, एक ही नंबर होगा बोला, ठीक है, जो 148 को डिवाइड करे, फिर 246 को डिवाइड करे, फिर 623 को डिवाइड करे, और रिमाइंडर आपके पास 4, 6 या 11 बचते जाएं। इस तरह के रिमाइंडर बचना चाहिए। वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब आपको वो डिवाइजर फाइंड करना है ना, डिवाइजर फाइंड करना है। जब भी आपको डिवाइजर फाइंड करना होगा ना, आपने HCF कैलकुलेट करना है। ये उनके लिए है जो बैंकिंग जैसे लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, PO वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। ग्रेटेस्ट देके डायरेक्टली HCF नहीं कैलकुलेट करना है, आपने देखना है अपने फाइंड क्या करना है। यहाँ पर आपको डिविजन फाइंड करना था, तो आपको HCF कैलकुलेट करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेटेस्ट आएगा HCF, स्मॉलेस्ट आएगा LCM, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझते हैं। जो नंबर आपको गिवन है ना, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148, वहाँ पर लिख दो, फिर 246 लिख दो, फिर 623 लिख दो। तीनों नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए। और हमारे पास रिमाइंडर क्या थे, पहले केस में रिमाइंडर 4 है, दूसरे केस में 6 है, तीसरे केस में 11 हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। अब आपको क्या करना, क्या आपने नंबर भी लिख दिए, आपने रिमाइंडर भी लिख दिया, इनको माइनस कर देना है। इस नंबर को इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस कर दो। क्लियर हो गया। 148 में से 4 माइनस करेंगे, 144 आ जाएगा। 246 में से 6 को माइनस करोगे, 240 आ जाएगा। 623 में से 11 को माइनस करोगे तो 622 आ जाएगा, सॉरी 612 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका HCF कैलकुलेट करना है। अब HCF कैलकुलेट करेगा, आपको मैंने 3 तरीके बताए थे, कोई भी तरीका यूज कर लो। यहाँ पर मुझे पता है कि डिफरेंशियल तरीका थोड़ा बड़ा हो सकता है, डिवाइड वाले में टाइम लगेगा। एक तरीका आपको मैंने और बताया, जो भी शॉर्टेस्ट नंबर होगा ना, उसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक 12 के टेबल में आता है, और बाकी टेबल में क्या आता होगा, 2 के टेबल में भी आता है। बट हम पहले 12 का चेक कर लेते हैं
क्या 12 के टेबल 144 आता है, क्या 12 के टेबल 240 आता है, क्या 12 के टेबल ये आता है? तो तीनों नंबर जो है वो 12 के टेबल में आते हैं। हमारे पास 12 यहाँ पर HCF हो जाएगा। आपको नहीं भी आता तो आप कैसे कर सकते थे? ऑप्शन की हेल्प से। आपको पता है कि 144 के जब हम फैक्टर निकालेंगे 12 तो आएगा ही आएगा, 13 तो आ ही नहीं सकता इसके फैक्टर में, 15 भी नहीं आ सकता और 14 भी नहीं आ सकता, तो 12 भी था जो 144 के फैक्टर्स में आ सकता था। इसका मतलब 12 भी हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना बता रहा हूँ कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्या करना है, जो भी नंबर्स गिवन है वो लिख दो, रिमाइंडर गिवन है वो लिख दो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, जो भी आंसर आएंगे उनका अपने HCF कैलकुलेट करना है, वही आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इन क्वेश्चंस को एक बार कहीं पर लिखो, अगर पहली बार पढ़ रहे हो सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो, सेम टू सेम तरीका लिखो, और जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन्हें भी अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में वहाँ पर लिख दो, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वरना बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा तब आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ आया था। और जब मैं आपको बता रहा था कि 86,400 रुपीज़ पर डे के आपको मिलते हैं, तो ये फैक्ट है, इतने रुपीज़ आपको डेली के यहाँ पर मिलते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक दिन की, एक दिन में आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, ये किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ? एक दिन में आपको 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। एक दिन में आपको 86,400 सेकंड्स आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर आप इनको पैसा मान के चलोगे ना, अगर आप इनको मनी की तरह देखोगे, पैसों की तरह देखोगे और इनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे ये। तो इन टाइम को, ये तो टाइम की हम बात करें, सेकंड्स की बात कर रहे हैं, इन्हें वेस्ट मत करो। आपके पास जितना भी टाइम है पेपर के लिए अच्छे से यूटिलाइज करो, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करो, जितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, जितनी मनी आप ये यूटिलाइज कर सकते हो यूटिलाइज करने की कोशिश करो। अगर आपके पास डेली के इतने पैसे आएंगे आप खुश हो जाओगे ना, तो आपको डेली के इतने सेकंड्स मिल रहे हैं, इसमें भी खुश रहो, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए फिर से आ गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब HCF कैलकुलेट कर लो। और जो बैंकिंग पीओ की प्रिपरेशन करते हैं वो क्या देखेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो जब डिवाइड करे 772 को और फिर डिवाइड करे इसको, रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बचना चाहिए, इसका मतलब डिवीजन फाइंड करना है, तो आपको HCF कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना, बट कैसे? फिर से यहाँ पर केस है, दो नंबर आपके पास कौन से गिवन है, 772 है और एक आपके पास 2778 है। बट इस केस में क्या है, रिमाइंडर आपके पास सिर्फ एक ही है, वो है 5। पहले वाले केस पे क्या था, दो नंबर थे तो दो रिमाइंडर थे, अगर तीन नंबर होते तो तीन रिमाइंडर होते। यहाँ पे नंबर तो दो थे बट रिमाइंडर यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर भी कंसेप्ट सेम ही है। पहले इसको इससे माइनस करो, आपके पास कितना आंसर रहेगा 767। इस नंबर को इससे माइनस करो तो आपके पास आंसर रहेगा 2773। ये आपके पास नंबर आ जाएगा। जो दो नंबर आ गए इनका HCF कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताओ कि इन दोनों नंबर का जो है हमारे पास HCF वो कितना रहता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, इनकी हेल्प से बड़े आसानी से बता सकते हो, टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो आप ट्राई करो, मुझे बताओ इसका जो आंसर रहेगा कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहने वाला है, ये आपके लिए काम है। क्लियर हो गया? जब आपको कहा था ग्रेटेस्ट नंबर आपको HCF कैलकुलेट करना है, अगर जितने नंबर थे उतने रिमाइंडर गिवन थे तो एक एक को इंडिविजुअल माइनस करके HCF निकाल दो। अगर एक ही रिमाइंडर आपके पास बच रहा है तो इसको भी से माइनस कर दो, इसको भी से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसका HCF कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो HCF LCM कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, तभी पहली जो वीडियो है वो सिर्फ इसी टॉपिक पर थी कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं और कैटेगरी वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए एक और कैटेगरी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पर क्या फिर से वही ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब आपको यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना है। बट पहले वाले टाइप में हमारे पास क्या था, जितने नंबर थे उतने हमारे पास रिमाइंडर गिवन थे। सेकंड में क्या था, नंबर कितने भी थे रिमाइंडर हमारे पास एक ही था। यहाँ पे तो कहा है कि सिर्फ सेम रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू गिवन ही नहीं है। नंबर हमारे पास गिवन है, एक 43 हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास 91 हमें गिवन है और हमारे पास एक 183 गिवन है। क्लियर हो गया? और आपको कहा गया तीनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, आपको बताया नहीं कि रिमाइंडर क्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर भी HCF ही कैलकुलेट करना है, ये चीज़ हमें समझ आ गया है। बट कैसे, यहाँ पे माइनस तो फंडा है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं। कैसे माइनस करेंगे, इनको खुद में माइनस करना स्टार्ट कर दो। जैसे पहले हम क्या करेंगे, 91 में से 43 माइनस कर लेंगे। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, 183 में से 43 माइनस कर लेंगे। हम क्या करेंगे फिर, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं। 183 में से हम 91 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? फिर जो नंबर हमारे पास आंसर्स आएंगे हम उनका HCF कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर हमारे पास 48 आ जाएगा ना, 48 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे, इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 140 आ जाएगा।
और इसका आंसर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा 92। ठीक है, तो 3 नंबर हमारे पास आ गए। एक नंबर हमारे पास क्या 48, एक नंबर हमारे पास 140, एक नंबर हमारे पास 92। इतना क्लियर हो गया। अब इसका HCF कैलकुलेट करना है, कई सारे तरीके मैंने आपको बताया। HCF कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल वाला तरीका यहाँ पे कौन सा लगा सकते हो, डिफरेंस में टाइम लग सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। सबसे छोटा नंबर लो, उसके फैक्टर निकालो। 4 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। अब इन दोनों में से देखो, ऑप्शंस में देखो 4 है, 12 तो है ही नहीं, इसका मतलब 4 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, 4 के टेबल में ये भी आ रहा है और 4 के टेबल में ये भी आ रहा है, तो 4 हमारे पास HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की हेल्प से भी आप बता सकते थे। अगर हम 7 की बात करें बी ऑप्शन में, तो 7 तो है ही नहीं फैक्टर 48 का। 9 की बात करें तो 9 भी इसका फैक्टर है ही नहीं। 13 की बात करें 13 भी इसका फैक्टर है ही नहीं, तो सिर्फ 4 ही फैक्टर था। तो वहां से भी आप आंसर बता सकते थे, कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। क्लियर हो गया। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। बट जो बैंकिंग पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप लीस्ट नंबर देखे तो एलसीएम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। आपने देखना हमें ढूंढना क्या है। जब हमें डिवाइजर फाइंड करना था, हमें HCF कैलकुलेट करना था। यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर। एक ऐसा छोटा नंबर बताओ विच वन डिवाइड बाय, जिसको भी जब डिवाइड करें एक बार 12 से, एक बार 16 से, एक बार 18 से, हर एक केस में, सभी केसेस में हमारे पास रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। एक ऐसा लिस्ट नंबर बताओ जिसको जब हम डिवाइड करें इनसे, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको जब हम डिवाइड करें इनसे रिमाइंडर 5 बचे। तो ऐसे केस में जब आपको डिविडेंड फाइंड करना है तब आपको एलसीएम फाइंड करना है। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। डिवाइजर वाले केस का आपको समझ आ गया HCF। तो डिविडेंड जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम, इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय। जब इनको से डिवाइड करेंगे, करना कैसे है, आपने, मुझे उम्मीद है कि जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं HCF वाले, वहाँ के जितने भी टाइप्स थे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, उनके रूल्स अपने साथ में लिखे होंगे अपनी लैंग्वेज में। वैसे भी इनके भी लिखना, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको बता रहा हूँ, बाद में मुझे नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो अच्छे से रूल लिख लो वहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है ना, 12, 16, 18, उनको एक जगह लिख दो, और जो रिमाइंडर आपके पास है उसको एक जगह लिख दो। पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे HCF के केस में। बट HCF के केस में हम माइनस करते थे ना, जो भी केस था, चाहे एक रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है ही नहीं, माइनस कर रहे थे। यहाँ पर वो काम नहीं करना। यहाँ पर आपको जो भी नंबर गिवन है, जो भी ऊपर की तरफ नंबर गिवन है, उनका पहले ही एलसीएम कैलकुलेट कर लो। इनका अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 144। क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एलसीएम कैलकुलेट करने में। इनका एलसीएम हमारे पास 144 आ जाएगा। जो भी आपके पास एलसीएम आया करेगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। एलसीएम 144 आया था, उसमें रिमाइंडर हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 149। और ऐसा काम पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया। हमने क्या किया, एक ही रिमाइंडर हमारे पास गिवन था, हमने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया, जो भी एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कहा गया लीस्ट नंबर बताओ जब जिसको डिवाइड करेंगे 36, 48, 64 से हमें रिमाइंडर मिलेंगे 25, 37, 53। मतलब 3 तरह के नंबर हो गए और 3 तरह के रिमाइंडर हो गए। निकालना हमने यहाँ पर भी एलसीएम ही है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, 36 हम लिख देते हैं, 48 हम लिख देते हैं, 64 हम लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। हमने नंबर तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन था, रिमाइंडर में क्या गिवन थे, 25 रिमाइंडर गिवन है, 37 रिमाइंडर गिवन है, 53 हमारे पास रिमाइंडर गिवन है। जब भी ऐसा केस आ जाएगा, एलसीएम आपको कैलकुलेट करना होगा, 3 नंबर गिवन होंगे, 3 रिमाइंडर होंगे या एक भी रिमाइंडर होगा। जो भी ये नंबर आप लिख रहे हो ना ऊपर की तरफ, इनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो। इनका अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें, या फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इनका जो एलसीएम है वो 576 आ जाएगा। ठीक है, 576 इनका एलसीएम आ जाएगा। इतना यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, पहले से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 576 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जल्दी नहीं होता एलसीएम, जो सिंपल ट्रिक आपको बताया था मल्टीप्लाई करने वाला, तो वो ये वाला तरीका यूज़ कर लो जो मैंने आपको बताया था, इससे एलसीएम कैलकुलेट करना, वैसे कैलकुलेट कर लेना। हमारे पास एलसीएम आ गया 576। अब अपने एक काम करना है, यहाँ पर देखना है, इसको इससे माइनस करो, आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, 11 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, 11 आंसर आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। पहले भी ऐसा ही था ना, पहले आपको सिंपल एक ही रिमाइंडर गिवन था, यहाँ पर हमने देखा रिमाइंडर तो अलग अलग हैं बट उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर ऐसा केस हो जाएगा, जो भी आपके पास एलसीएम आया था ना, जो भी आपके पास एलसीएम आया है उसमें से इस नंबर को माइनस कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 565। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, एक ही रिमाइंडर गिवन था, आपने एलसीएम में उसको ऐड कर दिया।
यहाँ पर रिमाइंडर तो कई सारे थे बट डिफरेंस सेम था, आपने एलसीएम में से इसको माइनस कर दिया तो आंसर आपके पास 565 हो गया। क्लियर हो गया। मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एलसीएम एचसीएफ के सभी करवा दूँ। कल की वीडियो में भी कई टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे, आज भी कई टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, कल भी करवाऊंगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चंस के जितने भी रूल्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, इन सभी को कहीं ना कहीं पे लिखते जाना, वरना मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड वाला काम करूँ, लेट एक्स वाई जेड करके स्टार्ट कर दूँ, वो पूरी डेरिवेशन बन जाती है, वो बड़ा काम बन जाएगा। इसलिए ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अपने अप्लाई भी करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और पेपर में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाकी ऐसा है कि ये सिर्फ आपके क्लास 4 में काम नहीं आता, आपको मैं पहले बताता हूँ कि बैंकिंग एग्जाम में भी काम आएगा, सेम ही कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है। आप 10th-12th बेस में कोई और पेपर देने जा रहे हो, CHSL का पेपर लगाने जा रहे हो नेक्स्ट ईयर में, तो CHSL में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो ये कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 13, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब हम उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। ये अपने आप में एक नया केस और आ चुका है, नई टाइप और आ चुकी है। आज हम यही लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो बाकी कैटेगरी के क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी आज ही करवा दूंगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 मिनट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बना रहा, 30-35 मिनट तक की वीडियो बनती है ये वाली। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन करवाते हो उनके नोट्स वगैरह बनाते होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करते होंगे। यहाँ पर हम बात करें, आपको कहा पॉसिबल नंबर बताना है जिसको जब 13 से डिवाइड करो, जब 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचता है, ऐसे ही आपने लिखना है, 13 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचता है, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है। मैंने इस तरह से लिख दिया। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, स्टार्टिंग में बताया था, उसी से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इक्वेशन कैसे बनती है। यहाँ पर वो कैसे लिखना है, उसको इक्वेशन कैसे बनानी है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनानी है, आप ऐसे करोगे, ये 13 है ना, इसको किसी नंबर a से मल्टीप्लाई कर दो, +3 कर दो, इसकी एक इक्वेशन बना दी। इसको किसके इक्वेट करना है, जो सेकंड इक्वेशन थी ना हमारे पास 5, अब a की जगह b लिख लो +2, इस तरह की इक्वेशन बनानी है। डिविडेंड होता है ना डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ से इक्वेशन बन रही। सिर्फ इतना समझो कि इस तरह से आपने दोनों की इक्वेशन बना देनी है। फिर आप b को एक तरफ कर लो या a को एक तरफ करो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं 13a + 3 इस 2 को इक्वल्स टू, यहाँ पर या तो वो माइनस बन जाएगा, इक्वल्स टू 5 भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13a + 1 इक्वल्स टू 5 भी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, जो भी नंबर होता है वो डिवाइड में जाता है। यहाँ पर हमारे पास 13a + 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू b के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको a की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। जैसे मान के चलो, अगर मैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 + 1 14, 14 डिवाइड बाई 5, ये तो डिवाइड होते नहीं। अगर मैं a की जगह 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 26, 26 + 1 27 डिवाइड बाई 5, ये भी डिविजिबल होता नहीं। अगर मैं a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 13 जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 39, 39 + 1 40 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 5 8 हमारे पास आंसर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है ना, जब मैं पूरी तरह से डिविजिबल हो गया मतलब हमारे पास b हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। क्यों, हमने a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की ना, जैसे हमने a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की थी, a की वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास b कितना आंसर आ गया, b हमारे पास आ गया 8। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 × 8 + 2, मेरे पास आ जाएगा 42। इसको सॉल्व करूँगा। या फिर a की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि a3 सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आ रहा था ना, 13 × 3 + 3, इसको सॉल्व करूँगा तभी 42 आंसर आ जाएगा, और 42 बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को अपने ऐसे सॉल्व करना है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का लेके चले गया हूँ मैं, क्लास 4 में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा था, क्या पता आ जाए, हमने रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद सिर्फ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और जो हमने टारगेट रखा है 2000 लाइक्स का, वो मुझे उम्मीद है आप अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर सभी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाके अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।